हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका सफलता प्लस एप्लीकेशन पे स्वागत है। मैं कल आपको पढ़ाया था नाउन। नाउन का क्लासिफिकेशन भी हम लोग देख चुके हैं। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। जो लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट रहता है कि आप जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लें, ताकि समझ में आ जाए कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ये सब कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है। मैं चैट के माध्यम से देख रहा हूँ कि अभी ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए हैं कोई। ऑनलाइन जल्दी से जुड़िए और ये बताइए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा ऑनलाइन क्लास का। तो ठीक है, जल्दी से हम लोग जुड़ते हैं। और रूल्स रिगार्डिंग द नाउन, रूल्स रिगार्डिंग द नाउन। कोई एक ऑनलाइन हुए, बताइए मेरी आवाज़ आ रही है। चैट करके एक बार जवाब दे दीजिए। अभी एक ऑनलाइन हुए हैं सुजाता। आप बता दीजिए कि अभी मेरी आवाज़ आ रही है। एक बार कंफर्म कर लें हम। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। नाउन से संबंधित नियम, जिसमें हमने 2-3 रूल पढ़ा था। कल मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ाया था, तो आप समझे होंगे। और इस पे मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और रिकैप कर देता हूँ कि नाउन को जब हम लोग क्लासिफाई किए थे, नाउन को जब हमने क्लासिफाई किया था, तो उसमें हमने आपको ये समझाया था कि कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि शुरू में हमने बताया था ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार। ट्रेडिशनल ग्रामर के आधार पे हमने आपको 5 टाइप का बताया था। रिकैप मैं कर रहा हूँ, रिकैप। रिकैप का मतलब हुआ पीछे वाले का रिवीजन कर रहा हूँ। तो नाउन 5 तरह के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन हुए थे। उसके बाद हमने आपको बताया था मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पे हमने देखा था कि नाउन 3 टाइप के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। और वो कौन कौन सा था? उसमें था प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद हमने तीसरा क्लासिफिकेशन देखा था नाउन का ही, जिसमें से था नाउन का तीसरा क्लासिफिकेशन क्या था? नाउन का तीसरा और नाउन का चौथा। आप एक देखे थे, तीसरा में वो सेंस के आधार पर था। ठीक है। और एक स्ट्रक्चर के आधार पर था। तो स्ट्रक्चर के आधार पे आपने नाउन को देखा था। कौन कौन सा होता है? 2 टाइप का होता है। और वो कौन कौन सा टाइप होता, कल भी मैंने रिवाइज भी किया था। सिर्फ आज सिर्फ एक रिकैप मैटर हम लेते हैं। तो स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज, कौन कौन सा था भाई? कंपाउंड नाउन। याद है आपको? कंपाउंड नाउन किसको कहते थे? कंपाउंड नाउन हम कहते हैं जो 2 नाउन से मिलके बनता है, जैसे हेड मास्टर, पोस्ट ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बॉय फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड। ये सब जो है 2-2 नाउन से मिलके बना है। तो ये सब क्या हो जाता है? कंपाउंड नाउन। और एक था वर्बल नाउन। वर्बल नाउन यानी जो वर्ब से बनता था, उसे हम लोग वर्बल नाउन कहते थे। तो ये सब हमने पढ़ा पहले। उसके बाद सेंस के आधार पर जब हमने देखा कि सेंस के आधार पे, तो आपको याद होगा कि सेंस के आधार पे सबसे पहला नाउन था कॉन्क्रीट नाउन। ये भी 2 तरह का होता है, 2 तरह का। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नाउन पढ़ा। और दूसरा हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होगा? सेंस के आधार पर, यानी कि भाव के आधार पर। तो भाव के आधार पर है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? यानी कि जो इनटेंजिबल होता है, जो इनविजिबल होता है, जैसे ऑनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, पोवर्टी हो गया। तो ये इन सबको ना देख सकते ना छू सकते हैं। तो एक जिसको हम छू सकते हैं वो कंक्रीट नाउन हो गया, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये एक इनटेंजिबल होता है, अस्पष्ट होता है। तो इस तरह से सेंस के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, मॉडर्न इंग्लिश के आधार पर 3 था। कौन कौन सा था? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर तो एक था प्रॉपर नाउन, दूसरा था दूसरा क्या था भाई? काउंटेबल नाउन, और तीसरा था अनकाउंटेबल नाउन। और ये ट्रेडिशनल के आधार पे तो आप बचपन से पढ़े आ रहे होते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसके रूल पर चलते हैं। रूल पर, नाउन से संबंधित नियम, जिसको कि हमने 1-2 रूल को पढ़ा था। मैंने यहाँ स्पष्ट तौर पे पढ़ा है। अभी डॉक्यूमेंट पीडीएफ डालना था, लेकिन मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि वो अपलोड नहीं हो रहा था, थोड़ा नेट स्लो चल रहा था, तो अभी नहीं हो पाया। क्लास के बाद में फिर ट्राई करता हूँ और वो आपको सारा नोट्स मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो कल मैंने जो पहला रूल पढ़ाया था, कल जो मैंने पहला रूल पढ़ाया उसमें से आप देखेंगे कि जो पहला रूल क्या था
कि मेटेरियल नाउन किसी भी, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि मेटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब उससे खास का बोध होता है तब हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मैंने कल आपको समझाया था, याद कीजिए, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे वाटर इज क्लीन, पानी साफ है ना। अगर हम यहाँ पर द वाटर लगा देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, यानी वाटर इज क्लीन यही सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे द वाटर ऑफ दिस वेल, वेल मतलब कुआं, इज क्लीन, है ना, तो क्या हो गया कि इस कुएं का पानी, तो इस कुएं का पानी तो खास पानी हो गया, सब पानी का तो बोध नहीं हुआ, तब हम द का प्रयोग करते हैं। तो आपने रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा था, समझ में आ गया होगा। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मेटेरियल नाउन, यानी मेटेरियल नाउन के पहले, देखो ध्यान से, मेटेरियल नाउन के पहले, मेटेरियल नाउन के बिफोर माने पहले नहीं प्रयोग किया जाता है, क्या चीज, कोई भी आर्टिकल नहीं किया जाता है, ठीक है। ए एन तो आप ऐसे भी नहीं लगाते, ए अथवा एन का प्रयोग तो ऐसे भी नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये मेटेरियल नाउन होते हैं जिसको नापा तोला जा सकता है। क्या, दूध, जैसे पानी, पानी के पहले ए एन लगाएंगे, एक पानी होता है, एक दूध होता है, नहीं होता है, तो इसलिए हम ये तो ऐसे भी पहले भी नहीं कर पाते। लेकिन हम कोई भी द का प्रयोग भी नहीं करते हैं, लेकिन जब खास मीनिंग होता है, जब खास अर्थ होता है, तब सिर्फ हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये नाउन से संबंधित रूल नंबर 1 है, ठीक है जी। मैं अब आगे बढ़ जाता हूं, इस रूल को मैंने कल भी पढ़ाया था, मैं थोड़ा सा इसका रिकैप केवल कर ले रहा था, ठीक है जी। अब हम आते हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल भी यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, मेटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, सो इट इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड फॉर इट। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे हो गया पानी, जैसे वाटर हो गया, जैसे ऑयल हो गया, जैसे मिल्क हो गया, जैसे शुगर हो गया, जैसे बहुत सारे ऐसे चीज, व्हीट माने गेहूं हो गया। तो कहने का अर्थ यह है जिसको नापा या तौला जा सके उसको मेटेरियल नाउन कहते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर क्यों होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है, उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। तो जिसकी गिनती नहीं होगा वो अनकाउंटेबल नाउन, और जिसकी गिनती कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। तो अतः आप ये कह सकते हैं, जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड का क्या गिनती कर सकते हैं, क्या हम गोल्ड को गिनती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और गोल्ड के साथ हमेशा हम इज लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब हैज लगाएंगे, विल लगाएंगे, है ना। कहने का मतलब है कि सिंगुलर वर्ब ही हम सॉरी हमेशा हम प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब भी हम हमेशा प्रयोग करेंगे। तो गोल्ड इज ए वैल्यूएबल मेटल होगा, अगर आप लिखेंगे गोल्ड आर वैल्यूएबल मेटल्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात, ठीक है जी। इस सेंटेंस को समझ में आ गया होगा, हम कल भी इस पर चर्चा किए थे, आगे हम फिर से बढ़ते हैं, है ना। मेटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। अगर मेटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी इससे पहले मैंने क्या बोला था कि मेटेरियल नाउन सिंगुलर होते हैं, प्लूरल के तरह नहीं होते हैं। वही बात यहाँ पे और लिखी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात लिखी हुई है कि मेटेरियल नाउन और साथ ही साथ मेटेरियल नाउन और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी, मेटेरियल नाउन भी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी, ये दोनों कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते हैं, यानी हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में कभी भी इसका प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे देखिए अभी एक लिखा हुआ यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप यहाँ पे इज के जगह पे आर लिखते हैं, आर लिखेंगे, अगर ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा हमेशा सिंगुलर होता है, बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होता है। क्यों होता है सिंगुलर? क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं। यानी एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, तीन ईमानदारी, क्या ऐसा आप कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा सोच भी हम नहीं सकते। तो जब नहीं सोच सकते हैं तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होता है। और जब आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया तो वर्ब क्या होगा भाई? ये भी सिंगुलर वर्ब ही होगा। अतः यहाँ पे क्या होगा? इज होगा, ना कि आर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो लोग जुड़े हुए हैं, और लोग 5 लोग जुड़े हुए हैं मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो राजा, सुजाता, राजकुमार, मुस्कान, मयंक चौधरी। आप जवाब दे सकते हैं। अगर समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है तो जवाब दीजिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर थोड़ा दूसरा और थोड़ा आसान तरीका बताइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि ऑनलाइन है, इसमें मैं वर्बली आपसे पूछ नहीं पाता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही चीज़ को बार बार बोल बोल के आपको मैं समझा दूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 4। यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी अच्छा से जगह छोड़ दिया है ताकि आपको समझाने में भी सुविधा होती है। रूल नंबर 4 क्या है कि प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड फ्रॉम कैपिटल लेटर। ये पहले से भी आप जानते होंगे, है ना। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को शुद्ध हिंदी में हम क्या कहते हैं भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है वो उसको हमेशा हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, चूंकि ये हिंदी मीडियम का बैच है तो प्रॉपरली मुझे लिखना पड़ता है प्रॉपर नाउन। इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, वो चाहे वह सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना यूज हुआ हो। जैसे आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। अगर आप ये लिखते हैं तो ये आपका सही है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं आई लिव इन पटना, देखिए पी स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो ये वाक्य हो गया गलत, ये शब्द हो गया आपका गलत। यानी कि पटना जब भी लिखेंगे तो PATNA ऐसे लिखेंगे, PATNA ऐसे नहीं लिखेंगे। आप गौर करेंगे कि पी कैपिटल, पी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ लिखा हुआ है, और इसमें देखिए कहाँ पी के नीचे में लिखा हुआ, तो ये हो गया कैपिटल लेटर, ये हो गया स्मॉल लेटर। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पी अगर हम ऐसे लिख दें, पी अगर हम ऐसे लिख दें, पी ऐसे लिख दें तो ये स्मॉल लेटर हो गया, ऐसे लिख दें तो कैपिटल लेटर हो गया। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, है ना। बल्कि पी अगर ऐसे लिखते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ए कैसे लिखते हैं, ए नीचे लिख रहे हैं NA, तो ये हो गया हमारा कैपिटल लेटर। ठीक है, और अगर हम ऐसे लिखते हैं PATNA तो पी हो गया स्मॉल लेटर, और ऐसे हम नहीं लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे आप अपना नाम भी अगर लिखते हैं, जैसे मयंक चौधरी अगर नाम है तो मयंक में M कैपिटल लेटर देंगे, A यहाँ पे स्मॉल लेटर देंगे मयंक, और चौधरी में फिर C कैपिटल लेटर देंगे, चौधरी CHAUDHARY। तो मेरे कहने का मतलब है कि नाम, प्रॉपर नाउन कोई भी होता है तो वह कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ भी है आई लिव इन बिहार, तो बिहार क्या है? नाम है, राज्य का नाम है, तो बी कैपिटल लेटर से लिखा हुआ। अगर आप बी ऐसे लिखते हैं तो आपका वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ जाऊँ अब, और अगला हमारा है प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। अब देखो ध्यान से कि प्रॉपर नाउन के प्रयोग कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी होते हैं। तो प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, कॉमन नाउन किसको कहते हैं, फिर से एक बार हम याद दिलाते हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको कि हम लोग कैपिटल लेटर में हमेशा लिखते हैं। कैपिटल लेटर मतलब समझ रहे होंगे ना, बड़े अक्षर में, लेटर के बड़े अक्षर में लिखते हैं। और कॉमन नाउन किसको कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जाति, जिससे पूरी जाति का बोध होता है ना।
एक ग्रुप का बोध होता है, एक समुदाय का बोध होता है, और समुदाय के नाम को ही हम क्या कहते हैं वहाँ पे, एक ग्रुप के नाम को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन, जो सब में कॉमन होता है। जैसे मैं भी एक लड़का हूँ, ये भी एक लड़का है, वो भी एक लड़का है, वो भी एक लड़का है, तो हम सब में एक कॉमन क्या है कि हम सभी लड़के हैं, है ना। मेरे पिताजी का नाम अलग है, उसके पिताजी का नाम अलग है, उसके पिताजी का नाम अलग है, लेकिन हम सब में एक कॉमन क्या है कि हम सभी लड़के हैं। कॉमन मतलब क्या, जो सब में हो गुण, यानी वो हम क्या है कि हम लड़का। तो मतलब ये कहने का निकला कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी होता है। सपोज दैट, एक एग्जांपल जब हम समझाते हैं आपको, जैसे जैसे यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ भी है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, भारत के शेक्सपियर हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, रामू, एक सेंटेंस हम लिखें यहाँ पे, रामू, रामू इज द गांधी जी, रामू इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास, है ना। रामू हमारे वर्ग का गांधी जी है, मतलब क्या हो गया कि रामू गांधी जी की तरह सत्य बोलता है, रामू गांधी जी की तरह अहिंसा का पालन करता है, रामू गांधी जी की तरह देखने में लगता है, यानी वो अपना वो सिर मुड़ाए हुए यानी टकलू है, यानी कि रामू चश्मा लगाता है गांधी जी की तरह। यानी क्या हुआ कि गांधी जी बोला गुण रामू में है, रामू सच में गांधी जी नहीं है। तो क्या हुआ मतलब इसका कि रामू गांधी जी हमारे क्लास का गांधी जी है, मतलब क्या हो गया कि रामू में गांधी जी वाला गुण है। तो ऐसे गुण वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं, यानी जिसमें गांधी जी वाला गुण है तो उसकी एक जाति हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन नहीं, बल्कि इस सेंटेंस में ये क्या हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन। और इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में बताया भी आपको कि प्रॉपर नाउन ये है दरअसल प्रॉपर नाउन। गांधी जी अगर कोई पूछे कौन सा नाउन है तो आप कहेंगे प्रॉपर नाउन, लेकिन जब इस शब्द का प्रयोग हम इस सेंटेंस में किए हैं तब यह क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। आप गौर करेंगे यहाँ पे, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। नेपोलियन है मतलब क्या, उसमें नेपोलियन बड़ा गुण है। समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का वो नेपोलियन है। तो ठीक उसी तरह से ये सेंटेंस मैंने 3 सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है। कैसे होता है मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल से बताया। अगर आप इस रूल को हिंदी में लिखना चाहते तो कितना आसान तरीके से लिख सकते हैं, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड, यानी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कभी कभी किया जाता है एज कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन की तरह। सीख रहे हैं। और रूल्स भले ये कॉम्पिटिटिव हो या थोड़ा एडवांस रूल हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आसान भाषा में धीरे धीरे मैं समझाऊँ। अभी चूंकि स्टार्टिंग है, अभी 8-10 दिन हुए हैं, धीरे धीरे आपको इस पे असाइनमेंट प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, वो सब धीरे धीरे प्रोसेस होगा। मैं कितना भी बोलूं लेकिन वो टाइम पर ही दूंगा। अगर मैं अभी देने लगूंगा तो हर बार में गड़बड़ हो जाएगा। अंग्रेजी में कहावत है हेस्ट मेक्स वेस्ट, हर बार में गड़बड़। तो हर बार में गड़बड़ नहीं करना है मुझे। आपसे मैंने कमिटमेंट किया है कि वर्ड पावर भी इम्प्रूव कराऊंगा, तो वर्ड पावर भी मैं आपको 10-10 के हिसाब से भेजूंगा या देना शुरू करूंगा। उसके बाद ट्रांसलेशन, ये 2 चीज़ें अभी शुरू नहीं हुई है, 1 से 2 दिन में हम वर्ड पावर, आपका वर्ड पावर बढ़ाना और ट्रांसलेशन, इन दोनों चीज़ों को भी हम शुरू करेंगे ताकि आपका अंग्रेजी में हो सके समुन्नत विकास। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ जाऊँ अब। अगर आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ जवाब अगर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, मैं भी थोड़ा एक्साइटेड रहता। मैं रूल नंबर 6 पे चलूँ क्या? आप एक बार जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बोलिए कि सर अभी थोड़ी दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो आप बोलिए कि हाँ बढ़ें आगे। 5 लोग ऑनलाइन हैं, जवाब कोई नहीं दे रहे हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जनरली कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कलेक्टिव नाउन का मैं पहले इसको हिंदी में बता दूं कि जनरली यानी सामान्यतया कलेक्टिव नाउन को बारे में आपको बताया हुआ मैंने कि जिससे ग्रुप का, समूह का बोध होता है ना। कलेक्शन से बनता है, कलेक्ट करना माने जमा करना, तो उससे बनता है कलेक्टिव नाउन। आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन की तरह। बट व्हेन इन केस ऑफ डाइवर्जिटीज और डिवाइड, लेकिन जब इससे डाइवर्जिटीज का बोध होता है, डाइवर्जिटी का मतलब होता है विभिन्नता यानी अलग अलग। ठीक है, सुजाता बोल रही है नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सुजाता। डिवाइड का मतलब बांटने, बांटने का बोध हो, तो इट इज यूज्ड एज प्लूरल फॉर्म।
तब इसे प्लूरल फॉर्म की तरह यूज करते हैं। मेरा ये कहना है कि जब कॉलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक सेंस में होता है, यानी कि आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, जब एज ए होल होता है। क्या सर? जी सर, बढ़िए आगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बार और ये बताइए कि हिंदी तो लिखने की आवश्यकता नहीं ना हो रही ना बहुत ज़्यादा? हिंदी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप सब जैसा जवाब देते हैं वैसे लग रहा है कि आप सभी सीख पा रहे हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो हिंदी में लिखूंगा, बट मैं इसको इग्नोर करना ज़्यादा उचित समझता हूँ। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जब ये एज ए होल होता है, एज ए होल। अभी देखिए द जूरी है, द जूरी किसको कहते हैं आपको पता है? जूरी किसको कहते हैं? जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट में जो प्रोसेशन होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, कचहरी समझते होंगे। वहाँ पे एक जज साहब बैठे रहते हैं और उसके नीचे जो वकीलों की एक मंडली होती है ना, जो न्यायाधीशों की मंडली होती है, जो न्याय करने वाले होते हैं, यानी वो डिसाइड करने वाले होते हैं। तो जूरी जो फैसला देता है वही फैसला जज सुनाते हैं। ठीक है, तो जूरी में अगर हम, जूरी हैज 6 मेंबर्स, यानी जूरी में 6 मेंबर हैं। तो अब बताइए कि ये जूरी क्या हुआ? बाय डिफॉल्ट सिंगुलर हुआ, तभी तो ये सिंगुलर वर्ब लगा है ना। हैज सिंगुलर वर्ब होता है और हैव का प्रयोग हम प्लूरल वर्ब की तरह करते हैं। तो आपको ये पता होगा, बेसिक नॉलेज है ये सब। तो हैज का प्रयोग सिंगुलर वर्ब की तरह किए हैं। तो आप गौर करेंगे सेंटेंस 1 में कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग जनरली सिंगुलर होता है। ये देखिए सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन जब यही सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा हो गया द जूरी, तब देखोगे प्लूरल हो गया। क्यों प्लूरल हो गया? क्योंकि यहाँ पर किस चीज का बोध है? बांटने का, डिवाइड का। इन देयर ओपिनियन, सपोज दैट एक जूरी है, ठीक है, इसको आप समझ लो एक जूरी है जिसमें से 6, जिसमें से मान लेते हैं 3 गो, चलो 3 ही मेंबर है। पूरा समझ में आ गया सर? मयंक चौधरी, ठीक है। नो, सब लोग समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते चलते हैं। धीरे धीरे ही चाहिए, लेकिन एक जगह, एक समय ऐसा जगह में पहुंचेंगे हम लोग जहाँ पे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप ऑफलाइन में नहीं ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन में भी मैं ऑफलाइन का बिल्कुल तोड़ तोड़ के मैं एक एक चीज़ को समझा समझा के आगे बढ़ूंगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, नो प्रॉब्लम, टाइम ज़्यादा हो सकता है लग जाए, लेकिन एकदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और समझ समझ के आगे बढ़ेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखो सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, जबकि आर प्लूरल है, जबकि सब्जेक्ट दोनों जगह एक ही है, द जूरी द जूरी। तो आप समझिए कि इसमें से क्यों सिंगुलर और क्यों प्लूरल हो गया। तो हमने बोला था अभी थोड़ा देर पहले कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, कलेक्टिव नाउन जनरली सिंगुलर होते हैं, तो ये सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन जब इससे डिवाइड का या डाइवर्सिटीज का, माने विभिन्नता, अलग अलग का बोध हो, तो मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा था कि एक ये मान लेते हैं ये जूरी है, जूरी में 3 गो मेंबर है मान लेते हैं, ठीक है। अब दो ने डिसीजन दिया कि, चलो दो ने डिसीजन दिया कि हाँ भाई मर्डर हुआ है, मैंने कोर्ट में फैसला हुआ कि मतलब मर्डर हुआ है, और एक ने बोला कि मर्डर नहीं हुआ। तो अब आप बताइए, तो फैसला अलग अलग एज ए होल तो हुआ नहीं। अगर एज ए होल हुआ, सब ने कहा कि भाई ये चीज़ हाँ मर्डर हुआ है, तो एक फैसला हुआ। लेकिन जब सब अलग अलग बट गया, इसने बोला कि चलो मर्डर हुआ है, इसने बोला मर्डर नहीं हुआ है, और इसने बोला कि मर्डर रामू ने किया है, तो तीनों जूरी का तो अलग अलग फैसला हो गया। कोई भी जो कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें सबके अलग अलग मन हो सकते हैं, अलग अलग फैसले हो सकते हैं, डिसीजंस हो सकते हैं। तो जब अलग अलग फैसले का बोध रहेगा सेंटेंस से, तब हम इसे प्लूरल कहेंगे, और अगर एज ए होल रहेगा तब उसे हम सिंगुलर कहेंगे। बस यही चीज़ था करना, यहाँ पे समझना था, है ना। तो जनरली ये सब रूल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और आपसे मैं, चूंकि आप लोग समझ रहे हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं हमेशा कि आप इसे समझते चलिए। तो आप गौर करेंगे, आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी जूरी बट गई है अपने 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 ओपिनियंस में, अपने विचारों में, यानी सारे जूरी के सभी मेंबर्स के विचार अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब अलग अलग जब हो गए तो कई विचार हो गए, तब प्लूरल हो जाएगा। और यहाँ देखिए द जूरी हैज 6 मेंबर्स, तो 6 मेंबर्स लिखा हुआ था, यानी ये सिंगुलर हो गया, चूंकि एज ए होल को बता रहा है इसलिए सिंगुलर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और समझ में अगर बाय द वे नहीं आया है तो आप रिप्लाई दीजिएगा, तो मैं फिर से उसी पेज पर जाके आपको बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है भाई, अब आप गौर करेंगे यहाँ पे रूल नंबर 7 में, रूल नंबर 7 में क्या है, सम नाउन्स सीम्स, देखिए यहाँ पे गड़बड़ी लिखा गया है, सीम लिखाना चाहिए था, ये टाइपिंग एरर है,
ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। सम नाउन्स यानी कुछ नाउन प्रतीत होते हैं इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, दिखते हैं कि प्लूरल हो, लेकिन इनके प्रयोग हमेशा सिंगुलर की तरह होते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में लगता है प्लूरल है। जैसे देखो एक चीज मैं लिखता हूँ यहाँ पे, न्यूज। न्यूज क्यों प्लूरल लगता है? ऐसा प्लूरल क्यों लगता है? इसलिए लगता है न्यूज प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है। तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जिस शब्द में एस लगा होता है ना, वो प्लूरल होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर समय। तो न्यूज क्या है? सिंगुलर होता है, यानी ये सिंगुलर की तरह यूज होता है। और इसी चीज को यहाँ बताया गया है कि सम नाउन्स सीम एज प्लूरल फॉर्म बट दीज आर नेवर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में कभी भी यूज नहीं होते हैं। सपोज दैट आप लिखते हैं, देखिए फिजिक्स, फिजिक्स आपको लगता है कि एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, ये तो एक विषय का नाम है ना। इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। पॉलिटिक्स, इनिंग्स, जो आप मैच खेलते हैं तो 2 इनिंग होता है, तो उसको एक इनिंग भी रहेगा तो इनिंग्स बोलते हैं, इनिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। और इनिंग हमेशा 2 ही इनिंग का मैच होता है। न्यूज देखिए एस लगा हुआ है। इथिक्स मतलब नीति शास्त्र होता है। मैकेनिक्स एस लगा हुआ है, लेकिन ये सभी सिंगुलर होते हैं। देखिए मम्प्स एक बीमारी होता है, गलसुआ जिसमें गाल फूल जाता है ना, गलफुल्ली जिसको हम लोग कहते हैं। रिकेट्स, रिकेट्स सूखा रोग होता है, सूखा रोग जिसको ना बहुत देखेगा कि जिसको विटामिन डी की कमी होती है, बहुत लैंकी पर्सन हो जाता है, बहुत सूखा हो जाता है, उसको हम लोग रिकेट्स बीमारी कहते हैं। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम होता है। तो यू विल हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स, एंड दीज वर्ड्स आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म बट इट सीम्स, लेकिन ये प्रतीत होते हैं इन प्लूरल फॉर्म, बट इट इज नॉट, लेकिन ये होते नहीं हैं, ठीक है, ये है नहीं, बल्कि ये सब सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है जी, किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। जैसे जैसे अगर आप इसको सेंटेंस में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, आप समझना चाहते हैं सिंगुलर के बारे में, जैसे फिजिक्स, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो अब आप गौर करेंगे कि फिजिक्स के साथ क्या लग गया है, यहाँ पर इज लग गया है, और फिजिक्स के साथ जब इज लग गया तो यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, एस एस बोले तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये यहाँ पर एस भी यानी सिंगुलर वर्ब। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जितने भी शब्द होते हैं, दीज आर सम वर्ड्स, दीज आर सच वर्ड्स व्हिच इज इंडेड बाय एस बट इट इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एज सिंगुलर ओनली। ये केवल सिंगुलर की तरह ही फॉर्म होते हैं, इसका नाम ही है सिंगुलर, ये सिंगुलर है और इसका प्रयोग भी सिंगुलर की तरह होता है। लाइक मैंने आपको एक सेंटेंस करके बताया है ना। उसके बाद देखिए बहुत सारे, जैसे बिलियर्ड्स, BILLIARDS, बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम, इंटरेस्टिंग गेम। तो अब आप गौर करेंगे कि इस सेंटेंस में बिलियर्ड्स लिखा हुआ, लगता है कि बिलियर्ड का प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल है नहीं, बल्कि ये एक गेम का नाम है और हमेशा ये सिंगुलरली यूज होता है। That is why the reason is behind that this word, this subject is used as singular and singular verb is used for it. That is why is, that is singular verb and it is used. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा, इन सारे शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, अब अगले रूल की ओर चलता हूँ। रूल नंबर 8 में अब क्या है, अब इस तरह के कुछ रूल्स होंगे। देखिए यहाँ पे सही लिखा हुआ था, पिछले वाला रूल में आपको यहाँ पे सीम्स दिख रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पे सही है। सम नाउन्स सीम इन सिंगुलर फॉर्म, उसका उल्टा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं बट दीज आर एवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, लेकिन ये प्लूरल होते हैं, है ना। जैसे जो रूल नंबर 7 में आपने पढ़ा, ठीक उसका उल्टा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में प्रतीत होते हैं। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना यानी दिखना, बट दीज आर एवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, लेकिन ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में। तो प्लूरल फॉर्म में जब यूज किए जाएंगे, उसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है। वैसे शब्द कौन कौन से हैं, तो कैटल हैं, पीपुल हैं, कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब देखिए यहाँ पे मीनिंग नहीं लिखा है, मतलब आपको समझने आना चाहिए कि ये अश्वारोही सेना होता है। इन्फेंट्री होता है ना, पोल्ट्री होता है,
चिल्ड्रेन होते हैं, जेंट्री होते हैं, पोलिश होता है, पब्लिक होता है। अरे इन सारे शब्दों के जो हिंदी मीनिंग होते हैं मैंने उसमें आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ में डाल दिया है, उसमें आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। बट यू विल हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स आर ओनली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म बट इट सीम्स इन सिंगुलर फॉर्म। लेकिन ये सिंगुलर दिखते हैं लेकिन ये होते हैं नहीं, ठीक है। ये सिंगुलर नहीं होते हैं, ये प्लूरल। जैसे पीपुल, पीपुल, तो पीपुल क्या मतलब होता है? पीपुल लगता है कि ये सिंगुलर है, लेकिन पीपुल का मतलब होता है लोग। लोग एक लोग से नहीं बल्कि कई लोगों से मिलकर लोग बनते हैं। तो लोग का जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे सामान्यतः लोग जब प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत सारे आदमी होते हैं, बहुत सारी औरतें होती हैं, बहुत से आदमी का बोध होता है, ठीक है जी। तो लोग, लेकिन इसका अगर अगर आप इसके पीपुल्स की तरह इसका प्लूरल यूज करेंगे तो ये गलत होगा, यानी पीपुल्स गलत होगा। लेकिन मैं फिर से एक बात बताऊं आपको कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। एवरी रूल हैज एक्सेप्शन बट एक्सेप्शन इज नेवर बी काउंटेड। अपवाद तो हर जगह होते हैं लेकिन अपवाद की गिनती नहीं करते हैं। तो हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, पीपुल से ही संबंधित एक सेंटेंस हम देखते हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। एक सेंटेंस हम लेते हैं जिसमें से लिखता हूं मैं, द पीपुल्स ऑफ अमेरिका, द पीपुल्स ऑफ अमेरिका, द पीपुल्स ऑफ अमेरिका, है ना। अमेरिका के लोग लिव्स इन अमेरिका, चलो कुछ नहीं, अमेरिका के लोग अमेरिका में रहते हैं, कुछ भी एक सेंटेंस ले लिया। मुझे ये बताना था कि यहाँ पे द पीपुल्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ लिव्स होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीपुल्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के लोग, अमेरिका के लोग हैं तो बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर होगा लिव, ठीक है जी, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल हो गया, यही तो मुझे बताना था। तो मैंने बोला कि पीपुल का प्लूरल पीपुल्स नहीं होता है, लेकिन जब राष्ट्र के सेंस में, देश के सेंस में, राज्य के सेंस में, कम्युनिटी के सेंस में हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अर्थ में हो, तब हम पीपुल का प्लूरल पीपुल्स भी करते हैं, है ना। ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की गिनती नहीं होती है, बल्कि आपको याद रखना है कि पीपुल एक प्लूरल शब्द है, दिखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन पीपुल का प्लूरल पीपुल्स की तरह भी यूज किया जाता है जब उसका अर्थ राष्ट्र के सेंस में यानी देश के सेंस में होता है, ठीक है बच्चे। अब इसको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए आपके यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देखिए। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल लगता है सिंगुलर है, आपके मन में आएगा कि नहीं, कैटल्स रहता तो प्लूरल होता, लेकिन ये कैटल खुद ब खुद सिंगुलर लगता जरूर है लेकिन ये होता प्लूरल है, इसलिए तो वर्ब यहाँ क्या लग गया? आर। आर क्यों लग गया यहाँ पे? क्योंकि आर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आर का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि प्लूरल है, ये प्लूरल है। पुलिस, पुलिस, पुलिस एक लोगों का तो पुलिस होता नहीं, पुलिस में ग्रुप ऑफ होते हैं, पर्सन्स होते हैं, दैट इज वाई पुलिस ऑलवेज बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। और पुलिस के साथ क्या लगा हुआ यहाँ पर है? हैव, तो यानी कि ये प्लूरल हो गया। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, इन्फेंट्री का मतलब होता है हमारी जो सेना होती है, पैदल सेना। इन्फेंट्री शब्द यहाँ पे आया था ना, इन्फेंट्री का मतलब हो गया पैदल सेना। तो ये पैदल सेना हैव मार्च्ड, मार्च का मतलब समझते हैं ना, फ्लैग मार्च जो करते हैं, आगे बढ़ना, चलना, फॉरवर्ड आगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि इन्फेंट्री, यहाँ पे आप गौर करेंगे हैव लगा हुआ है, तो हैव क्या चीज़ है? ये प्लूरल है। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताया इस रूल में, जो मैंने बताया आपको कि कैटल, कैटल हो गया, पीपुल हो गया, कैवेलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, ये सारे जितने भी शब्द हैं, ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये सारे शब्द प्लूरल होते हैं, सॉरी सिंगुलर होते हैं, लेकिन सॉरी प्लूरल होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है। समझ में आ गया होगा ये पूरा रूल, ठीक है जी। मैं आगे बढ़ूँ अब इसको लेके, रूल नंबर 9 पे चलता हूं मैं अब ये। और रूल नंबर 9 में क्या है भाई, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 9 में क्या है। मैं इसको थोड़ा अब छोड़ दूं क्या अभी यहाँ पे, चूंकि अब इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा और इसको आधा पे छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं इसको यहीं पे करता हूँ। अब 3 रूल 4 रूल बचा है, तो एक क्लास में हम इसको पूरा समझा के तब इसे खत्म कर दूंगा कल, यानी कल आपका नाउन खत्म हो जाएगा 4 सेक्शन में, 4 पार्ट में आपका नाउन 4 दिन में खत्म हो जाएगा। जितना रूल मैं पढ़ाया हूँ
उन सबको मैं भेज दूंगा डॉक्यूमेंट PDF, हिंदी में भी उसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो यहाँ लिखा और हिंदी में मैं आपको समझा दिया पूरा। और आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो कल ज़्यादा आपको मजा आएगा। फिर इसी रूल पर आधारित हम लोग एक दिन प्रैक्टिस सेशन लेंगे और प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको कि आपको बनाना है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और फिर से कल हम इसके आगे के रूल को यानी 9, 10, 11, 12 2, 3, 4, 5 रूल अभी बचा हुआ है जिसको कि हम लोग कल पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।